हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी मास्टर में। उम्मीद है कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो चलिए आज की क्लास में लेकर के आ गए हैं आप सभी के बीच क्लास 10th के पीडीएफ नंबर 1, जिसका एग्ज़ाम होने वाला है अगले ही माह में। यह पीडीएफ एग्ज़ाम के व्यू से काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो चलिए आज इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों कि 120 को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में लिखा जा सकता है। यानी आप 120 को अभाज्य गुणनखंड के रूप में इस प्रकार से लिख सकते हैं कि जब 2 से डिवाइड इसको करिएगा तो 60 बार में आ जाएगा, जब 2 से डिवाइड करिएगा तो 30 आ जाएगा, और फिर जब 2 से डिवाइड करिएगा तो 15 आ जाएगा, और फिर जब 3 से डिवाइड करिएगा तो 5 हो जाएगा दोस्तों। अब 120 को आप अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिख सकते हैं 2 इंटू 2 इंटू इस प्रकार से जितना रहेगा 2 इंटू 3 इंटू 5, अर्थात 120 का अभाज्य गुणनखंड ये देखिए दोस्तों इस प्रकार से लिखा जा सकता है। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन का राइट ऑप्शन देखते हैं कौन हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्या कह रहा है कि 306 तथा 657 का महत्तम समापवर्त्य 9 दिया है। तो 306 तथा 657 का लघुत्तम समापवर्त्य क्या होगा। आपको एचसीएफ दे दिया है दोनों संख्या के, बट आपको एलसीएम नहीं दिया हुआ है, आपसे एलसीएम ही पूछ रहा है। दूसरा क्वेश्चन देखिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले दोस्तों एक फार्मूला याद रखिएगा कि दो संख्याओं का गुणनफल इक्वल टू HCF इंटू LCM होता है। दो संख्या आपको दे दिया है 306 गुने 657 बराबर HCF आपको दिया है, HCF है 9 दिया हुआ है। अब LCM आपसे पूछ रहा है, या 306 गुने 657। देखिए दोस्तों 9 गुना में है, जब बराबर से इधर आएगा तो बट्टा में हो जाएगा। ये मैथ का रूल होता है दोस्तों। LCM जब 9 से इसमें डिवाइड करिएगा ये 34 बार में डिवाइड हो जाएगा। तो आप जब 34 को मल्टीप्लाई करिएगा 657 में तो आपको LCM आ जाएगा दोस्तों 22,338। तो चलिए दूसरा क्वेश्चन का राइट ऑप्शन देखते हैं। तो ये आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, 15 और 25 का HCF है। तो HCF निकालने का तरीका देखिए दोस्तों इस प्रकार से होता है। सबसे पहले 15 को हम लोग अलग HCF और 25 को अलग HCF करेंगे। तो इसमें जब डिवाइड करेंगे तो 3 5 सा 15, और 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 5 सा 25, अर्थात आप 5 बराबर लिख सकते हैं दोस्तों 3 इंटू 5 एंड 25 इक्वल टू लिख सकते हैं 5 इंटू 5, अर्थात HCF जो होता है दोस्तों HCF ये कहता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा दोस्तों वही हो जाता है HCF। तो आपका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है दोस्तों 5। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 का राइट ऑप्शन देखते हैं। तो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अर्थात 5। इसी प्रकार बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की ओर, जो आपको बोल रहा है कि एक प्राकृत संख्या का अभाज्य गुणनखंड उसके गुणनखंडों के क्रम को छोड़ते हुए होता है। तो देखिए दोस्तों 4 का राइट ऑप्शन जो आपको होगा अद्वितीय होगा। क्रम को छोड़ते हुए जो होगा वो आपका राइट ऑप्शन जो होगा वो ऑप्शन नंबर बी अद्वितीय। सपोज करिए कि प्राकृत संख्या जो होता है उसको बोलते हैं गिनती के संख्या को ही बोला जाता है प्राकृत संख्या। तो प्राकृत संख्या मान लीजिए दोस्तों 1 2 3 4 डॉट 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 मान लीजिए 10 11 जो भी है गिनती की संख्या ये अनगिनत होता है। तो मान लीजिए कि 10 भी क्या है
प्राकृत संख्या है। और 10 को जब अभाज्य गुणनखंड करिएगा तो 10 1 से भी डिवाइड होगा, 2 से भी होगा, 5 से भी होगा और 10 से होगा। जो स्वयं और एक के अलावा छोड़कर जो संख्या से भाग लगता है या डिवाइड होता है तो उसको बोला जाता है अद्वितीय दोस्तों। इसी प्रकार बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर, जो आपको कह रहा है द्विघात बहुपद होगा जिनके शून्यकों का योग √2 और गुणनफल 1/3 है। तो चलिए इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। इस क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले दोस्तों ध्यान दीजिएगा कि द्विघात बहुपद निकालने के लिए फॉर्मूला होता है, वो होता है x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू 0। ये फार्मूला दोस्तों आप याद रखिएगा, तब जाके द्विघात समीकरण निकलेगा। तो आपको देखिए यहाँ पर गिवन दिया हुआ क्वेश्चन शून्यक का योग, शून्यक को योग को हम लोग अल्फ़ा प्लस बीटा से डिनोट करते हैं, जो आपको दिया हुआ है 2 और गुणनफल अर्थात शून्यकों के गुणनफल जिसको हम लोग डिनोट करते हैं अल्फ़ा इंटू बीटा इक्वल टू आपको दे दिया है 1/3। तो चलिए इस फॉर्मूला में हम लोग यूज़ करते हैं। तो आपको x² रहेगा माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा का मान कितना √2, तो √2 आप यहाँ पर पुट कर दीजिए और इंटू x है प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा का मान कितना 1/3 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर भिन्न के जोड़ घटा होगा, तो सबसे पहले आप एलसीएम ले लीजिए दोस्तों। तो यहाँ पर भी 1 छुपा हुआ है, यहाँ पर भी है, तो 1 1 और 3 के एलसीएम लीजिएगा दोस्तों, 3 हो जाएगा। और 1 से जब डिवाइड करिएगा 3 में तो 3 आएगा, और 3 से जब गुना करिएगा x² में तो ये आपको हो जाएगा 3x² माइनस 1 से फिर डिवाइड करिएगा तो 3 होगा, 3 से गुना करिएगा √2x में तो 3√2x होगा, और प्लस 3 से जब 3 में डिवाइड करिएगा तो 1 होगा, और 1 से 1 में गुना करिएगा तो 1 इक्वल टू 0। अगला स्टेप 3x² माइनस 3√2x प्लस 1। याद रखिएगा दोस्तों, देखिए बट्टा के नीचे है यानी बट्टा में 3 है, बराबर से इधर आएगा तो गुना में हो जाएगा, और जब गुना में होगा तो 3x² माइनस 3√2x प्लस 1, और 0 से किसी भी संख्या में गुना किया जाता है दोस्तों तो आप याद रखिएगा उसका सॉल्यूशन जो होता है वो 0 हो जाता है। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का राइट ऑप्शन जो होगा वो कौन सा होगा। तो आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, 3x² माइनस 3√2x प्लस 1। इसी प्रकार बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें दोस्तों, और साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक ज़रूर पहुंच सके। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, यदि ax² प्लस bx प्लस c के शून्य अल्फ़ा बीटा हो तो अल्फ़ा प्लस बीटा का मान होगा। इस क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले दोस्तों एक बात मेरा याद रखिएगा कि क्वेश्चन नंबर 6 अल्फ़ा प्लस बीटा, आप इसको इस प्रकार से भी दिखा सकते हैं या अल्फ़ा प्लस बीटा इस प्रकार से दिखा दे। तो अल्फ़ा प्लस बीटा का जो फार्मूला होता है दोस्तों वो -b/a होता है, और अल्फ़ा इंटू बीटा जिसे आप अल्फ़ा इंटू बीटा इस प्रकार से भी दिखा सकते हैं, इसका जो फार्मूला होता है c/a। तो आपसे पूछा क्या है दोस्तों कि यदि ax² प्लस bx प्लस c के शून्यक अल्फ़ा बीटा हो, तो आपसे पूछा क्या है अल्फ़ा प्लस बीटा, अर्थात यहाँ पर अल्फ़ा प्लस बीटा के जो मान होगा वो क्या होगा -b/a। जो आपको देखना है कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो 6 का ऑप्शन नंबर हो जाएगा फर्स्ट, ये राइट हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कर रहा है दोस्तों, किसी बहुपद px के लिए ग्राफ आकृति में दिया गया है, बहुपद के शून्यकों की संख्या क्या होगा। आपको डायग्राम इस प्रकार से दिया हुआ क्वेश्चन नंबर 7। मान लीजिए किस प्रकार से ग्राफ है, ये रहेगा x एक्सिस, ये रहेगा
एक्स डैश एक्सिस और ये रहेगा वाई एक्सिस और ये रहेगा वाई डैश एक्सिस। याद रखिएगा दोस्तों, यहाँ पर आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है px के लिए ग्राफ, यानी बहुपद px के लिए ग्राफ आकृति में दिया गया है। तो x एक्सिस में कोई भी रेखा मान लीजिए कि इस प्रकार से अगर टच कर रहा है तो एक बार टच करेगा तो शून्य की संख्या 1 होगा, 2 बार टच करेगा तो शून्य की संख्या 2 हो जाएगा, 3 बार टच करेगा तो शून्य की संख्या 3। इस प्रकार से जितना बार टच करेगा दोस्तों उतना बार शून्य की संख्या होगा। बट मगर एक्स एक्सिस में ही दोस्तों टच होना चाहिए। अगर वाई एक्सिस में होगा तो आपको शून्य की संख्या जो होगा वो हो जाएगा, शून्य की जो संख्या होगा दोस्तों वो आपको हो जाएगा 0। तो इस डायग्राम में आप ध्यान से देखिए दोस्तों, ये जो रेखा है ना वाई एक्सिस में है, एक्स एक्सिस को छोड़कर के वाई एक्सिस में है, तो इसीलिए जो आपका जो शून्य की संख्या होगा वो शून्य की संख्या क्या हो जाएगा 0, अर्थात ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा। चलिए इसी प्रकार से बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर, जो आपको कह क्या रहा है दोस्तों, समीकरण युग्म a1x b1 y प्लस c1 इक्वल टू 0 तथा a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 में यदि a1 बाटा a2 इक्वल टू b1 बाटा b2 और नॉट इक्वल टू c1 बाटा c2 हो तो समीकरण युग्म होगा। याद रखिएगा दोस्तों कि अगर a1 बाटा a2 इक्वल टू b1 बाटा b2 हो बराबर नोट या बराबर नहीं, इसको बोल सकते नोट इक्वल टू c1 बाटा c2 हो, तो ऐसा सिचुएशन जो आपका होगा दोस्तों इसका कोई हल नहीं होगा। तो 8 क्वेश्चन में आपको सेम उसी प्रकार से बोल रहा है a1 बाटा a2 इक्वल टू b1 बाटा b2 नोट इक्वल टू c1 बाटा c2। ऐसा जब सिचुएशन रहे तो आपका जो ऑप्शन हो जाएगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, जो है कोई हल नहीं होगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। 9 क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों कि समीकरण युग्म 2x माइनस 3y इक्वल टू 0 तथा 3x प्लस 4y प्लस 20 इक्वल टू 0 द्वारा निरूपित सरल रेखाएं हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो आपसे पूछ रहा है कि ऐसा दो को जब समीकरण रहेगा तो रेखाएं कैसा होगा। तो आपको समीकरण 2x माइनस 3y इक्वल टू 0 है। अगला समीकरण है 3x प्लस 4y प्लस 20 इक्वल टू 0। तो इसमें सबसे पहले a1 हम लोग लिख लेते हैं, a1 हो जाएगा 2, b1 हो जाएगा -3 और c1 कुछ नहीं है तो हो जाएगा 0। इसी प्रकार से दूसरा समीकरण में जब इसको a1 मान लिए हैं दोस्तों तो इसको a2 मान लेंगे, इसको b2 मान लेंगे और इसको c2। a1 आपको 3 और b2 जो आपका हो जाएगा 4 और c2 हो जाएगा आपको 20। तो आपका एक फार्मूला होता है दोस्तों कि a1 बाटा a2 इक्वल टू, या a1 बाटा a2 पर जब आप इसको करिएगा तो a1 जो आपका है 2 है, अब a2 कितना है 3 है। इसी प्रकार से अगर b1 बाटा b2 निकालें तो b1 आपका कितना है दोस्तों -3 और b2 जो है वो कितना है 4। तो आपको दिखाई दे रहा होगा दोस्तों कि a1 बाटा a2 का मान 2 बाटा 3 है, जबकि b1 बाटा b2 का मान -3 बाटा 4 है। जब ऐसा टर्म रहे तो आप a1 बाटा a2 नॉट इक्वल टू b1 बाटा b2 लिख सकते हैं। अभी जब ऐसा होगा तो आपका प्रतिच्छेद करती हुई रेखाएं होगी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 9 का राइट ऑप्शन जो आपका होगा वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 आपको उससे क्या कह रहा है दोस्तों कि c के किस मान के लिए समीकरण युग्म cx माइनस वाई इक्वल टू 2 तथा 6x माइनस 2y इक्वल टू 4 का अनंत हल होगा। तो
तो अनंत हल होने के लिए दोस्तों A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 होना चाहिए, तब जो होता है हल अनंत होता है। तो चलिए बारी बारी से इस पर हम लोग चेक कर लेते हैं। इसमें सबसे पहले होगा दोस्तों A1 जो होगा आपको कुछ नहीं है तो C होगा, B1 जो होगा वो होगा -1 और C1 जो होगा दोस्तों वो हो जाएगा 2 को जब बराबर से इधर भेजिएगा तो ये हो जाएगा -2। इसी प्रकार से समीकरण सेकेंड में देखेंगे तो समीकरण में A2 जो होगा वो आपको हो जाएगा 6 और B2 हो जाएगा वो होगा -2 और C2 जो होगा 4 को बराबर से इधर भेजेगा तो -4 हो जाएगा। तो चलिए इसमें पता करते हैं। A1 आपको दे दिया है C, तो C रखिए और A2 जो है A2 आपको 6 है ना, बराबर B1 के मान है वो -1 है और B2 के मान जो है वो -2 बराबर C1 के जो मान है वो -2 है, जबकि C2 के मान -4 है दोस्तों। तो C अभी छोड़ दीजिए दोस्तों, C/6 बराबर ई दोनों के जब माइनस माइनस कटेगा तो 1/2 हो जाएगा, बराबर ई दोनों कटेगा और 2 एकम 2 2 2 जा 4 यानी 1/2। देखिए इसमें भी 1/2 दोस्तों, इसमें भी 1/2। तो इसमें क्या होता है सिचुएशन, अगर तीनों आपस में बराबर होता है तब हल अनंत होता है। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे ऑप्शन में कि C का मान कितना बैठाएंगे कि आपस में तीनों बराबर होंगे। तो अगर C के मान दोस्तों हम लोग 3 बैठा देते हैं तो 3/6 बराबर 1/2 बराबर 1/2, यानी जब 3 एकम 3 और 3 दूना 6 काटेगा तब ये तीनों आपस में बराबर हो रहे हैं। और जब आपस में बराबर होंगे दोस्तों तो इसका हल अनंत होंगे। तो इसीलिए 10 का ऑप्शन नंबर A हो जाएगा, जो C बराबर कितना होगा दोस्तों 3। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। 11 क्वेश्चन आपसे कह रहा है दोस्तों कि समीकरण युग्म 2x - y = 5 और 3x + 2y = 4 का हल क्या है। तो सबसे पहले इसमें सॉल्व करने के लिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 11 है ना, 2x - y = 5, ये आपको समीकरण हो गया फर्स्ट। इसी प्रकार से 3x + 2y = 4 समीकरण हो गया सेकेंड। कोई एक टर्म को इक्वल करने के लिए आप इसमें 2 से गुना कर दीजिए और इसमें x से। जब 2 से गुना करिएगा 2x में तो हो जाएगा 4x - 2 से जब y में गुना करिएगा तो आपको हो जाएगा 2y = 2 5 = 10 और 1 से जब इतना में गुना करिएगा तो सेम हो जाएगा, यानी 3x + 2y = हो जाएगा 4। ये देखिए दोस्तों माइनस प्लस है तो ये दोनों कट जाएगा। कब कटेगा तो जोड़ने पर लिख दीजिएगा। अगर घटाने पर लिखते तो हम लोग चिन्ह चेंज कर देते, मगर जोड़ने पर लिखा जाता है तो चिन्ह सेम जैसे है वैसे रहता है। इसीलिए जब ये माइनस में हुई प्लस में है तो दोनों जय बोल देगा, यानी कट जाएगा। 4 और 3 कितना हो जाएगा दोस्तों 7x = 10 और 4 14, x बराबर 14/7 बराबर 2, यानी x का मान जो आपको आया वो 2 आया। तो चलिए x के मान समीकरण 1 में रख देते हैं। समीकरण आपको है 2x, तो x के मान 2 - y = 5, 2 2 जा 4 - y = 5 - y = 5। अभी देखिए 4 दोस्तों प्लस में है, बराबर से इधर आएगा तो माइनस में होगा, तो -y = 1। तो इसीलिए y बराबर जो होगा दोस्तों वो -1। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं कि x बराबर 2 और y बराबर -1। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 का ऑप्शन नंबर कौन सही है। तो आपका राइट ऑप्शन जो होगा ऑप्शन नंबर A, x बराबर 2 और y बराबर 1 -1, ठीक है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। 12 क्वेश्चन आपको कह रहा है दोस्तों कि वह रैखिक समीकरण युग्म जिसका कोई हल नहीं होता है क्या कहलाता है। अगर हल होगा दोस्तों तो याद रखिएगा संगत होगा, अगर हल नहीं होगा तो जो होगा आंसर वो हो जाएगा असंगत। इसीलिए क्वेश्चन नंबर 12 का राइट ऑप्शन जो आपका होगा
वो ऑप्शन नंबर बी असंगत। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। जो 13 क्वेश्चन जो है दोस्तों वो आपको दिया हुआ है, समीकरण युग्म x प्लस वाई इक्वल टू 9 और x माइनस वाई इक्वल टू 1 का हल है। तो इसको आप विलोपन विधि से बना सकते हैं, x प्लस वाई इक्वल टू 9 और x माइनस वाई इक्वल टू 1। ई प्लस में दोस्तों ई माइनस में है, चिन्ह जोड़ने पर रह जाएगा, इसको आप लिख सकते हैं जोड़ने पर। तो x और x 2x इक्वल टू 9 वाले कितना हो जाएगा दोस्तों 10। तो x बराबर यहाँ पर आ जाएगा 10/2 अर्थात 5। x का मान समीकरण 1 में रख दीजिए। तो x यानी 5 प्लस वाई इक्वल टू 9। तो y बराबर 9, ये 5 जाएगा इधर बराबर से तो माइनस में हो जाएगा, बराबर जो होगा y के मान हो जाएगा 4। तो x और y इस प्रकार से लिखा जाता है। तो x के मान आपका 5 और y का मान 4, यानी ऐसे हो जाएगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 13 का राइट ऑप्शन देखते हैं। ए बी में से कोई नहीं है, चलिए सी देखते हैं क्या है। सी आपका राइट ऑप्शन जो हो जाएगा दोस्तों वो हो जाएगा सी, यानी 5,4। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। 14 क्या कर रहा है दोस्तों, निम्नलिखित में कौन सा द्विघात समीकरण है। इसमें देखिए 3 गो द्विघात समीकरण नहीं है, मगर एक जो है वो द्विघात समीकरण है। तो इसमें हम बता देते हैं दोस्तों, ये देखिए ऑप्शन नंबर जो राइट जो होगा वो सी ऑप्शन होगा। अब कैसे होगा तो चलिए इसको हम सोल्व करके दिखा देते हैं दोस्तों। x प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू एक्स माइनस 3 द्विघात समीकरण होने का जो शर्त होता है दोस्तों, याद रखिएगा एक फॉर्म, यदि कोई भी समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 के फॉर्म में हो तो ऑलरेडी जो समीकरण होगा वो द्विघात समीकरण होगा। अगर इस द्विघात समीकरण होने का शर्त है तो ये जरूर इस समीकरण में होगा या ऐसा फॉर्म में होगा, तब इसको हम कहेंगे कि द्विघात समीकरण है। एक बात और, अगर कोई चर, इतना बस याद रखिएगा दोस्तों, तो आप द्विघात समीकरण को पहचान सकते हैं। यदि कोई चर के पावर अगर 2 है तो वह द्विघात हो जाता है। द्विघात का मतलब होता है, घात मतलब पावर और द्वि मतलब 2, यानी जिस चर का पावर यानी घात अगर 2 हो तो उसे हम लोग द्विघात कहते हैं। तो चलिए इस क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। x प्लस 1 का होल स्क्वायर अर्थात a प्लस बी के होल स्क्वायर पर सेपरेट होगा दोस्तों। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, यानी a स्क्वायर अर्थात x स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए मतलब x होगा इंटू बी इंटू 1 प्लस a का स्क्वायर b का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर इक्वल टू 2 से जब x में गुना करेंगे तो 2x होगा और प्लस माइनस माइनस होगा, 2 3 जा 6 होगा। इसी प्रकार से x स्क्वायर प्लस 2 से जब x में गुना करेंगे तो 2x और 2x को जब x में गुना करेंगे तो 2x ही रहेगा, प्लस 1 का स्क्वायर x इक्वल टू 2x माइनस 6। बढ़ते हैं आगे की ओर, यानी x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। ये देखिए बराबर से इधर है समीकरण दोस्तों, तो इस जब बराबर से इधर आएगा तो माइनस में 2x हो जाएगा और ये माइनस 6 से बराबर से इधर आएगा तो प्लस 6 इक्वल टू 0 होगा। ये देखिए दोस्तों ध्यान दीजिए, ये प्लस में 2x और माइनस में 2x जय बोल देगा अर्थात कट जाएगा। तो आप लिख सकते हैं अगला स्टेप में x स्क्वायर प्लस 1 और प्लस 6 प्लस 7 इक्वल टू 0। अभी तुरंत बताए थे दोस्तों कि अगर किसी चर का घात अगर 2 हो तो द्विघात समीकरण कहलाएगा, इसीलिए जो होगा ऑप्शन नंबर 3 वो राइट हो जाएगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की ओर। क्वेश्चन नंबर 15 आपसे बोल रहा है दोस्तों, यदि विविधकर जिसको इंग्लिश में बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट, उसी को डिनोट किया जाता है डी से। तो बोल रहा है कि यदि विविधकर d इज ग्रेटर देन 0 हो तो मूल होंगे। याद रखिएगा दोस्तों, अगर 0 से बड़ा है d, यानी d के मान अगर 0 से बड़ा है तो उसका जो होगा हल
या मूल होंगे वास्तविक तथा भिन्न होंगे। भिन्न मतलब अलग अलग। और अगर d के बराबर 0 होंगे तब उसका जो होते हैं वास्तविक और समान होंगे। मगर आपसे पूछा क्या है कि 0 से बड़ा d का मान हो तो आपका होगा वास्तविक और भिन्न। तो 15 का राइट ऑप्शन जो होगा आपका वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 60 की ओर। 60 आपसे बोल रहा है द्विघात समीकरण x स्क्वायर प्लस x माइनस 1 इक्वल टू 0 के मूलों की प्रकृति है। तो चलिए प्रकृति प्राप्त करने के लिए देखने के लिए तो इसको सबसे पहले विविध कर यानी d निकालना होगा दोस्तों। तो यहाँ पर सबसे पहले आप गिवन कर लीजिएगा कि a बराबर आपको 1 हो जाएगा। यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 छुपा हुआ रहता है। b बराबर इसमें भी 1 होगा और c बराबर जो होगा वो -1 है ही। तो d बराबर फार्मूला होता है दोस्तों, याद रखिएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी स्क्वायर आपको 1 का स्क्वायर हो जाएगा माइनस 4 इंटू ए का मान 1 है इंटू सी का मान -1 है। 1 का स्क्वायर 1 होगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 4 से जब 1 में गुना करिएगा तो 4 ही होगा, फिर x में गुना करेंगे तो 4 ही रहेगा। यानी d के जो मान आ रहा है वो 5 आ रहा है। अभी बताया था दोस्तों कि अगर d के मान 0 से बड़ा होगा तो उसका जो होगा वो मान यानी प्रकृति जो होंगे वास्तविक तथा असमान होंगे, यानी समान नहीं होंगे। समान कब होंगे? जब d का मान 0 होंगे तब वास्तविक और समान होंगे। मगर आपसे यहाँ पर जो आया है d का मान 5 आया है, इसीलिए ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा वास्तविक तथा असमान। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। क्वेश्चन नंबर 17 आपसे क्या कह रहा है दोस्तों कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के दो भिन्न वास्तविक मूल होंगे यदि। कब मूल वास्तविक और भिन्न यानी अलग अलग होते हैं दोस्तों? तो क्वेश्चन नंबर 17 का जो राइट ऑप्शन जो होगा दोस्तों वो ऑप्शन नंबर सी होगा, क्योंकि बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन, इसी को बोलते हैं, इसी होगा दोस्तों, इसी को बोलते हैं d। यानी d जो d होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? 0 से बड़ा। तो देखिए जो बड़ा है 0 से बड़ा है ना, तो जब 0 से बड़ा होगा तो उसका जो मूल होगा वो दो वास्तविक होंगे और वास्तविक के साथ साथ अलग अलग अर्थात भिन्न भिन्न होंगे। बढ़ते हैं कि इसीलिए इसका राइट ऑप्शन जो होगा ऑप्शन नंबर सी, बी स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। 18 जो क्वेश्चन कर रहा है दोस्तों द्विघात समीकरण x स्क्वायर माइनस x प्लस 3 इक्वल टू 0 का विविधीकर क्या होगा? आपसे पूछ रहा है क्वेश्चन में d क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 18 आपका जो समीकरण दिया हुआ है x स्क्वायर माइनस x प्लस 3 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर d बराबर डायरेक्ट लिख सकते हैं, यहाँ पर हेयर कर लीजिएगा दोस्तों। a बराबर जो आपको होगा इसमें कुछ नहीं है तो 1 हो जाएगा, और b बराबर जो होगा वो होगा 1 छुपा हुआ है तो -1 हो जाएगा, और c बराबर आपको 3 है। तो d बराबर जो फार्मूला होता है दोस्तों बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो b आपको कितना है? -1, यानी -1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a का मान 1 इंटू c का मान 3, तो -1 का स्क्वायर यानी -1 को आप 2 बार गुना करिएगा तो -1 इंटू -1 गुना में माइनस माइनस प्लस, अब 1 से 1 गुना करिएगा तो 1, तो प्लस नहीं लिखा जाता है, एक छुपा हुआ रहता है दोस्तों, तो 1 हो जाएगा। 1 माइनस 4 एकम 4 और 4 तिया 12, यानी 12 में से 1 जब घटेगा तो 11 होगा, तो यहाँ पर माइनस का चिन्ह हो जाएगा, यानी डी के जो मान आए वो -11। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 18 का देखते हैं, राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा डी, यानी डी का मान -11। इस प्रकार बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की ओर, जो कह रहा है कि यदि द्विघात समीकरण x स्क्वायर माइनस 4x प्लस k बराबर 0 का मूल समान हो तो k का मान ज्ञात करिए। आपसे इसमें पूछ रहा है k का मान कितना होगा या क्या होगा।
तो चलिए इसको सोल्यूशन करते हैं। समीकरण आपको दिया हुआ एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस के इक्वल टू 0। आपसे पूछ रहा है के मान, तो यहाँ पर सबसे पहले आप हेयर यहाँ पर करके आप लिख लीजिएगा a बराबर 1, b बराबर -4 और c बराबर जो होगा कुछ नहीं है। तो के मतलब कांस्टेंट, और कांस्टेंट ही होगा कोई संख्या होगा। तो d का मान यानी d बराबर जो फार्मूला होता है दोस्तों b स्क्वायर माइनस 4ac होता है, या इसी को आप लिख सकते हैं ऐसे, इस फॉर्म में लिख सकते हैं कि d के बराबर 0 होते हैं। देखिए दोस्तों, आपसे पूछा है कि मूल समान हो, तो d के बराबर 0 होगा तबे मूल समान होगा। अभी पिछला क्वेश्चन में इसको डिस्कस कर दिए हैं दोस्तों कि d का बराबर d का मान अगर 0 हो यानी d के बराबर 0 हो तो आपका जो मूल होगा वो समान होगा। तो d का फार्मूला क्या होता है दोस्तों, b स्क्वायर माइनस 4ac बराबर 0। तो b अर्थात -4 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए का मान कितना है दोस्तों 1 इंटू सी का मान जो है वो आपको कुछ नहीं यानी के मतलब कांस्टेंट, यह के को मान निकालना है। तो 4 चौके 16 हो जाएगा दोस्तों, माइनस 4 से 1 में गुना करेंगे तो 4 और 4 से फिर के में गुना करेंगे तो यानी 4k इक्वल टू 0। 16 ई -4 को बराबर से इधर लाएंगे तो ये प्लस में 4k हो जाएगा। और जब यहाँ से के मान निकालिएगा तो देखिए 4 गुना में है तो बराबर से इधर आएगा तो बटा में हो जाएगा बराबर के, 4 चौके 16। तो इसीलिए के जो मान आएगा दोस्तों वो आएगा 4। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 19 का राइट ऑप्शन देखते हैं। ये आपका हो जाएगा राइट ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 19 का राइट ऑप्शन जो आपका होगा दोस्तों ए। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। 20 आपसे कह रहा है दोस्तों कि द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर यानी 20 क्वेश्चन का जो सोल्व होगा, आपसे पूछ रहा है द्विघात समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 इक्वल टू 0 मूल बराबर 0 मूल ज्ञात करें। इसमें आपसे मूल ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। समीकरण है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। तो यहाँ से इसका सॉल्व करने का दो गो तरीका है। इसको सबसे पहले फर्स्ट इंटू लास्ट के गुना करिएगा दोस्तों तो 6x स्क्वायर होगा, और ये -5x को आपको ऐसा तोड़ना है, ऐसा सेपरेट करना है कि गुना करने पर ये 6x स्क्वायर हो जाए, गुना करने पर 6x स्क्वायर हो जाए, बट जोड़ने या घटाने पर ये -5x ही रहना चाहिए। तो चलिए इसको हम लोग करते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 3x प्लस 6। अब देखिए दोस्तों, अगर हम इन दोनों में गुना करेंगे तो हमको माइनस माइनस प्लस हो जाएगा गुना में, और 2x और 3x में गुना करेंगे तो 2 3 जा 6 और x स्क्वायर हो जाएगा, यानी इतना के बराबर आ जा रहा है। अब हम इसको जोड़ने या घटाने पर करेंगे तो माइनस माइनस जोड़ घटाव में माइनस ही रहता है, और 2x और 3x 5x हो जाएगा, यानी -5x आपको है। तो चलिए इसको हम लोग सेपरेट करते अलग करते, इसमें भी x कॉमन है और इसमें भी है तो x कॉमन कर लेते हैं, और ये -2 आपसे हो जाएगा। फिर माइनस देखिए इसमें 3 कॉमन है, इसमें भी 3 है तो 3 को कॉमन कर लेंगे 3x, और यहाँ पर दोस्तों प्लस लाना है तो यहाँ पर माइनस करेंगे तब ना दोस्तों माइनस माइनस प्लस होगा 2 इक्वल टू 0 आप लिख सकते हैं। इस प्रकार से होता ही है। तो इसमें देखिए ये दोनों के बदले एक लिया जाता है दोस्तों, तो आपसे हो जाएगा x माइनस 2 और एक होगा x माइनस 3 बराबर 0। ये दोनों के लिए बराबर है तो आप एक बार लिख सकते हैं x माइनस 2 इक्वल टू 0, और एक बार लिख सकते हैं x माइनस 3 के लिए 0। x बराबर ई -2 बराबर से उधर जाएगा तो +2 होगा, और ई जब x माइनस 3 जब बराबर से उधर आएगा तो +3 होगा, अर्थात 2,3 आपका मूल होंगे। तो चलिए देखते हैं 20 का राइट ऑप्शन जो आपका हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी होगा, है ना दोस्तों।
बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की ओर। 21 क्वेश्चन जो आपसे कह रहा है दोस्तों, वो आपसे कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन एपी है। तो एपी पता करने के लिए दोस्तों एक मेरा बात याद रखिएगा, यदि डी के मान बार बार हर एक बार बराबर आ रहा है तो समझिए कि वह जो है दिया हुआ एपी कहलाएगा। तो सबसे पहले फर्स्ट में हम लोग चेक करते हैं फर्स्ट ऑप्शन आपको दिए हो क्वेश्चन नंबर 21 का सॉल्यूशन है ना दोस्तों। आपको दिया हुआ 2, 4, 8, 16। इसमें याद रखिए ए हो जाएगा A1, लिख देते हैं A1 बराबर 2, A2 यानी दूसरा पद 4, तीसरा पद आपको 8, चौथा पद आपको 16। फार्मूला होता है दोस्तों डी निकालने के लिए, तो डी बराबर जो होगा वो A2 माइनस A1 होता है। फार्मूला याद रखिएगा दोस्तों, डी बराबर जो होगा फार्मूला क्या होगा दोस्तों, A2 माइनस A1। तो A2 यानी A2 आपको 4 दिया हुआ है और A1 कितना दिया 2, यानी आपको D1 मान लीजिए। तो D1 का मान जो आएगा वो 4 में से 2 घटाइए तो कितना आएगा 2। इसी प्रकार से अगर हम D2 निकालते हैं तो D2 बराबर जो फार्मूला होगा दोस्तों A3 माइनस A2। ये फार्मूला याद रखिएगा दोस्तों। A3 आपको दिया हुआ 8 और A2 दिया हुआ आपको 4। तो D2 जो निकलेगा वो 8 में से 4 घटेगा तो 4। देखिए D1 के मान 2 है जबकि D2 के मान कितना है 4, तो इसीलिए यहाँ पर लिख सकते हैं D1 नॉट इक्वल टू D2। अगर D1 के मान 2 और D2 के मान भी 2 आता तब समझते, या D2 के मान 4 है तो D1 के भी मान 4 आता तब समझते कि दिया हुआ क्या है AP है, बट नहीं है क्योंकि D1 नॉट इक्वल टू D2 है। बढ़ते हैं ऑप्शन नंबर बी की ओर। बी आपको जो है वो आपको दिया हुआ है 1 है, 3 है, 5 है, 7 है, डॉट डॉट इस प्रकार से है और भी आगे संख्या है। तो आपको प्रथम पद ए होगा ना, तो यानी डायरेक्ट D1 निकालते हैं तो D1 बराबर क्या होता है दोस्तों फार्मूला, और D1 बराबर देखिए फार्मूला लिखे हैं A2 माइनस A1। A2 आपको ये हो जाएगा यानी 3 माइनस A1 जो है आपका कितना है 1, 3 निकल रहा है D1। तो D1 बराबर जब 3 में से 1 घटाएगी तो कितना बचेगा 2, इसमें 2 आ रहा है। चलिए एक बार और चेक करते हैं, D2 हम लोग निकालते हैं। D2 का फार्मूला क्या होता है A3 माइनस A2। तो A3 कितना है दोस्तों A3 आपको दिया हुआ 5 और A2 आपको दिया हुआ 3, तो इसमें से घटा भी रहे हैं तब पर भी 2 आ रहा है, अर्थात लिख सकते हैं और भी आगे चेक कर सकते हैं। चलिए D3 भी आपको दिखा दे रहे हैं, तो D3 बराबर जो फार्मूला होगा वो होगा A4 माइनस A3। तो A4 आपको दिया हुआ 7 माइनस A3 आपको दिया हुआ 5, यानी 7 में से 5 भी घटेगा तब पर भी 2 आ रहा है, अर्थात लिख सकते हैं कि D1 बराबर D2 बराबर D3। सब क्या है आपस में बराबर है, तो इसीलिए 21 का राइट ऑप्शन जो आपका होगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि D1 D2 D3 का मान प्रत्येक बार बराबर आ रहा है, अर्थात 2 बार बार आ रहा है, इसीलिए क्या है यह AP है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। 22 आपसे कह रहा है दोस्तों कि 2 अंकों वाली कितनी संख्याएं 3 से विभाजित होगी। तो आपको देखिए 2 अंकों वाली कितनी संख्या 3 से विभाजित होगी। 2 अंक स्टार्ट होता है 10 से दोस्तों, तो क्या 10, ये क्वेश्चन नंबर 23 है ना 10 2 अंकों वाली संख्या है, तो क्या 10 3 से पूरा विभाजित हो रहा है, नहीं हो रहा है। तो मान लेते हैं 11 भी नहीं होगा, 12 होगा, 3 चौके 12 यानी 3 से विभाजित हो रहा है। उसी प्रकार से 3 इसमें जोड़ते जाएंगे तो 15 यानी 3 5 15, 3 6 18, यानी इसी प्रकार से बढ़ते जाएगा। 2 अंकों की संख्या कहाँ तक होता है 100, तो 3 अंक हो जाता है 99। यह जो होता है 2 अंक होता है और 2 अंक है तो ये 3 से पूरा विभाज्य हो रहा है, तो इसीलिए AP तैयार हो रहा है। तो इसमें A जो आपका होगा प्रथम पद वो हो जाएगा 12 और D यानी A2 माइनस A1 यानी 15 में से 12 जाएगा तो कितना 3 हो जाएगा। अब आपको जो दिया हुआ AN कितना दिया हुआ 99, आपसे पूछ रहा है कि बीचवा में टोटल के गो टर्म है, यानी नंबर ऑफ टर्म पदों की संख्या कितना है तो N। तो इसका फार्मूला एक होता है दोस्तों AN बराबर
ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। आपको ए एन दिया हुआ है 99 इक्वल टू ए आपको दिया हुआ है 12 प्लस एन नहीं दिया हुआ छोड़ देंगे और डी आपको दिया हुआ है 3। तो 99 बराबर 12 प्लस 3n माइनस 3। तो 99 बराबर 12 में से 3 जाएगा तो 9 प्लस 3n होगा। और जब 99 में यानी 9 को जब बराबर से इधर भेजेंगे तो माइनस में हो जाएगा और बराबर 3n। तो 99 में से 9 घटेगा तो कितना होगा 90 बराबर 3n। और जब यहाँ से n के मान निकालिएगा दोस्तों तो 90 और 3 का में हो जाएगा भागा में बराबर से इधर बराबर n, यानी कितना बार में कट जाएगा 30 n बराबर n, यानी n के जो मान आएगा दोस्तों वो आएगा आपको 30। तो चलिए देखते हैं 23 क्वेश्चन का राइट ऑप्शन जो आपको हो जाएगा वो ऑप्शन चलिए हम लोग देखते हैं। देखिए राइट ऑप्शन जो आपका होगा दोस्तों वो n के मान 30 अर्थात ऑप्शन नंबर बी होगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। 24 क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, आपको 0, ध्यान से देखिएगा दोस्तों 24 बोल रहा है 0 और 50 के बीच की विषम संख्याओं का योग इसमें पूछ रहा है। तो 0 और 50 के बीच में कौन कौन विषम संख्या होगा, 1 होगा, 3 होगा, 5 होगा, डॉट डॉट डॉट। 50 तो सम संख्या होता है, 49 हो जाएगा विषम संख्या। तो इसमें जो होगा वो आपको a बराबर जो हो रहा है वो 1 होगा और d बराबर 3 में से 1 जाएगा तो कितना 2 और आपको दिया हुआ a n 49। अब से यहाँ से n एक पहले निकालना होगा, उसके बाद a से n जिसको हम लोग बोलते हैं योग, इस चीज़ को आपको निकालना होगा। तो a से निकालने के लिए सबसे पहले आपको n निकालना होगा। तो n निकालने के लिए दोस्तों आपको इस फॉर्मूला को अप्लाई करना होगा। a n बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। जिस प्रकार से इसमें n का मान निकाले हैं उसी प्रकार से इसमें भी n का मान निकालना होगा। a n आपको दिया हुआ है 49 इक्वल टू a आपको 1 है प्लस n नहीं दिया हुआ है छोड़ देंगे इंटू d के मान आपको दिया हुआ है 2 या 49 बराबर देखिएगा 1 प्लस 2 से जब n में गुना करेंगे तो 2n होगा, माइनस 2 से जब 1 में गुना करेंगे तो 2 होगा, 49 हो जाएगा। 2 में से 1 घटेगा तो ये हो जाएगा -1 प्लस 2n या 49। ये देखिए -1 है बराबर से इधर आएगा तो प्लस 1 होगा और बराबर 2n। ये हो जाएगा 49 है 50 बराबर 2n। यहाँ से n के मान निकालिएगा तो 50 और 2 जब गुना में है बराबर से इधर आएगा तो भागा में, यानी n के मान जो आएगा वो 25 आएगा। अब हम लोग निकाल लेते हैं Sn यानी S25 निकालना यानी योग निकालना 25 टर्म की योग निकालना है। तो आप फार्मूले और होता है, इसका 2 फार्मूला होता है दोस्तों। चलिए इस फार्मूला पर निकाल लेते हैं n/2 इंटू a प्लस l। l जो होता है दोस्तों a n के बराबर होता है। l मतलब लास्ट टर्म और n मतलब टोटल योग, उसका जो केवल संख्या दिया हुआ केवल लास्ट टर्म को ही बोला जाता है an। तो n आपको दिया हुआ है 25 और बटा 2। a आपको दे दिया है 1 प्लस l यानी l जो होता है an के बराबर होता है। तो an आपको कितना दिया हुआ है 49 दिया हुआ है, 49 कर देंगे या ये 25 बटा 2 और 49 अब कितना हो जाएगा 50 और जब 2 से काटिएगा 25 में यानी 50 में तो 25 बार में कटेगा और 25 को 25 में गुना करिएगा तो 25 कितना होता है 625। तो चलिए देखते हैं 24 का जो ऑप्शन होगा कौन सा हो जाएगा राइट ऑप्शन, यानी ई 24 का राइट ऑप्शन जो होगा आपको दोस्तों ऑप्शन नंबर सी होगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 25 की ओर। 25 आपसे कह रहा है दोस्तों सभी वृत्त होते हैं। तो याद रखिएगा दोस्तों सभी वृत्त होते हैं वो होते हैं समरूप। क्या होता है दोस्तों समरूप होते हैं। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की ओर। 26 आपसे कह रहा है दोस्तों कि आकृति में यदि DE समानांतर BC है, बात सही है DE के समानांतर BC है और
DB के बराबर 2 सेंटीमीटर है, AE के बराबर A 1.5 अर्थात 1.5 सेंटीमीटर है तथा EC बराबर 3 सेंटीमीटर हो तो AD का मान क्या होगा। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 26 सॉल्यूशन करते हैं। इसमें आपको फिगर इस प्रकार से रहेगा दोस्तों, ऐसे फिगर है मान लेते हैं, ठीक है दोस्तों। E मान लीजिए C है, E B है, E A है और E BC के समानांतर क्या है, DE है। तो याद रखिएगा दोस्तों, ये थेल्स परिमेय से लिया गया है। थेल्स परिमेय एक फार्मूला होता है दोस्तों, AD बाटा DB बराबर AE बाटा EC। तो आपको दिया हुआ है AD नहीं दिया हुआ है क्योंकि AD का मान पूछ रहा है, तो चलिए AD को AD ही छोड़ देते हैं। और DB का मान आपको दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर बराबर AE बराबर आपको दे दिया है 1.5 सेंटीमीटर बटा EC आपको कितना दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर। तो आप इस प्रकार से लिख सकते हैं AD यानी 3 से जब गुना करेगा AD में तो 3AD हो जाएगा बराबर 1.5 दूना कितना हो जाएगा दोस्तों, यानी 1.5 दूना ऐसे हो जाएगा दोस्तों 3। तो AD के बराबर जो होगा दोस्तों वो 3, अब देखिए 3 गुना में है बराबर से इधर आएगा तो बट्टा में होगा, यानी AD के जो मान होगा 1 सेंटीमीटर होगा। तो चलिए 26 का राइट आंसर जो हो जाएगा दोस्तों वो ऑप्शन नंबर डी होगा, 1 सेंटीमीटर दिया हुआ है। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की ओर। 27 क्वेश्चन जो है दोस्तों, यदि दो त्रिभुज के संगत कोण बराबर हो तो ये त्रिभुज समरूप होते हैं। समझ लीजिए दोस्तों, दो त्रिभुज दिया हुआ है, मान लेते हैं कि फर्स्ट त्रिभुज है, ये मान लेते हैं ABC। इसी प्रकार से अगला एक त्रिभुज लेंगे जिसको नाम लिख कर देते हैं PQR। संगत कोण बराबर होने का मतलब है ई कोण के बराबर है, ई कोण के बराबर है, ई कोण इस प्रकार से होता है। मगर यहाँ पर संगत कोण जो बोल रहा है ऐसे होता है, ये देखिए ई भुजा जो है वो इसके बराबर है और ई भुजा जो है उसके बराबर है और ई भुजा जो है इसके बराबर है। यानी AB जो है दोस्तों, AB जो है वो PQ के बराबर है और BC जो है वो QR के बराबर है और AC जो है दोस्तों वो PR के बराबर है। तो ये जो कसौटी जो होता है ये हो जाएगा साइड एंगल साइड AB साइड तो साइड से होगा, यानी ये जो रूल लगेगा दोस्तों उस साइड जिसको बोला जाए साइड मतलब होता है भुजा, यानी भुजा के नियम से ये दोनों समरूप होंगे। तो आप लिख सकते हैं इसीलिए ABC जो तीनों बराबर हो रहा है तीनों भुजा, तो ABC समरूप त्रिभुज PQR। अभी जो कौन नियम से हो रहा है दोस्तों, साइड से। तो इसीलिए 27 का राइट ऑप्शन जो होगा दोस्तों वो आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर A। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की ओर दोस्तों। 28 आपसे कह रहा है दोस्तों कि त्रिभुज ABC तथा त्रिभुज PQR के लिए कौन सा कथन सत्य है। तो आपको इसमें दिया हुआ है इस प्रकार से, फिगर को देखिएगा दोस्तों ध्यान से, इस प्रकार से डायग्राम है दोस्तों। ये जो है ABC, उसी प्रकार से थोड़ा बड़ा है फिगर PQR। इसका जो मान है वो है 60 डिग्री और इसका जो मान है वो है 80 डिग्री और इसका जो मान है वो है 40 डिग्री और इसका जो मान है वो भी है 60 डिग्री और इसका जो मान है वो भी 80 डिग्री है और इसका मान भी है 40 डिग्री। आपसे पूछ रहा है कि कौन सा कथन सत्य है। तो ई जो होगा दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पर देख लीजिए, इसका ई जो एंगल है वो इस एंगल के बराबर है, ई जो एंगल है वो इस एंगल के बराबर है, और ई जो एंगल यानी कौन सी है वो कौन P के बराबर है। तो ई जो दोनों त्रिभुज यानी त्रिभुज ABC समरूप होंगे वो त्रिभुज हो जाएंगे PQR से। PQR ये दोनों बराबर होंगे, तो इसमें आपको जो हो जाएंगे ऑप्शन वो होंगे त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज PQR। तो 28 का राइट ऑप्शन जो आपका होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। 9 आपसे कह रहा है क्वेश्चन
कि यदि दो समरूप त्रिभुजों के संगत भुजा का अनुपात 4:9 हो तो उनके क्षेत्रफल का अनुपात है। मान लीजिए दोस्तों कि इस प्रकार से आपसे पूछ रहा है कि दो समरूप त्रिभुज के संगत भुजा का अनुपात 4:9 हो तो उनके क्षेत्रफल का अनुपात पूछ रहा है ना। तो इसमें दो त्रिभुज हैं, दोनों त्रिभुज किस प्रकार से हैं, समरूप त्रिभुज है। ये मान लीजिए कि ABC और अगला जो त्रिभुज है ये हो जाएगा मान लीजिए PQR। ये दो त्रिभुज ले लिए और दोनों त्रिभुज क्या है, समरूप है। तो इसमें भुजा का जो अनुपात है मान लीजिए कि 4 है और ये जो है तो 9 है, ठीक ना। तो इसमें जो एक होता है दोस्तों, इसको सोल्व करने का तरीका इस प्रकार से होता है कि एरिया ऑफ त्रिभुज, देखिएगा ये क्वेश्चन नंबर 29 है। सॉल्यूशन, एरिया ऑफ त्रिभुज ले लीजिए ABC। इसी प्रकार से एरिया ऑफ त्रिभुज PQR, इसमें कोई एक भुजा ले लीजिए, या तो AB ले लीजिए, AB लीजिएगा तो PQ, या तो फिर BC लीजिएगा तो QR। तो चलिए इसमें ले लेते हैं BC बट्टा, जब BC लीजिएगा तो क्या हो जाएगा QR, यानी इस त्रिभुज में BC भुजा ले लिए और PQR त्रिभुज में QR भुजा ले लिए, क्योंकि दोनों त्रिभुज तो समरूप ही हैं। और जब से दोनों त्रिभुज समरूप है तो भुजा भी उस प्रकार से बराबर होंगे। BC जो होंगे वो QR के बराबर होंगे और AB जो है वो PQ के बराबर होंगे और AC जो है वो PR के बराबर होंगे। तो आपको जो दिया हुआ है दोस्तों, और ये जो होता है इसका एक स्क्वायर होता है ना, ये हो जाता है फार्मूला में स्क्वायर। तो एरिया ऑफ त्रिभुज ABC बटा एरिया ऑफ त्रिभुज PQR। BC मान लीजिए कि 4 आपको दिया हुआ है, ये कितना दिया है 9, इसका स्क्वायर हो जाएगा। तो एरिया ऑफ त्रिभुज ABC बटा एरिया ऑफ त्रिभुज PQR बराबर 4 चौके 16 और 9 81। तो जब आप इस प्रकार से लिखिएगा ये दोनों को सेपरेट करके, तो आप लिख सकते हैं एरिया ऑफ त्रिभुज, यानी अनुपात में लिखना होगा दोस्तों, तो ABC अनुपात एरिया ऑफ त्रिभुज PQR। तो जब ऐसे लिखेगा तो आप इसको लिख दीजिए एरिया ऑफ त्रिभुज यानी 16:81, जब अनुपात में लिखना होगा तो। और उसी को जब बटा में आप लिखिएगा तो 16:81 ऐसे लिख सकते हैं। तो आपसे पूछा अनुपात में ना, तो अनुपात में जो आपका ऑप्शन हो जाएगा राइट, वो 29 का राइट ऑप्शन जो होगा दोस्तों आपका हो जाएगा D, 16:81। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की ओर। क्वेश्चन नंबर 30 है दोस्तों कि एक समबाहु त्रिभुज के भुजा, मान लीजिए कि इस प्रकार से समबाहु त्रिभुज है ABC। एक समबाहु त्रिभुज के भुजा 2A है, उसके शीर्ष लंब की लंबाई क्या होगी। इसमें मान लीजिए समबाहु त्रिभुज है तो सब के जो भुजा होगा 2A ही होगा, इसका भी 2A होगा, इसका भी 2A होगा, क्योंकि समबाहु त्रिभुज का मतलब होता है कि त्रिभुज के सभी भुजा क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। तो एक भुजा का मान यानी भुजा का मान जब 2A है तो तीनों का मान ही क्या होगा 2A 2A और 2A ही होगा। तो पूछ रहा है उसके शीर्ष लंब की लंबाई क्या होगा, यानी आपका ये जो परपेंडिकुलर इस प्रकार से होता है इसका लंबाई, यानी इस प्रकार से हाइट या लंबाई जो भी बोल सकते हैं, इससे पूछ रहा है। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों एक बात समझिएगा, मान लीजिए कि इस प्रकार से कोई ऑब्जेक्ट है या सपोज करिए कि कोई उस प्रकार से वुड है यानी लकड़ी है, लकड़ी की लंबाई मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक है 10 सेंटीमीटर, ठीक है। तो अगर इसको हम आधा करेंगे तो आधा के लिए यानी 5 सेंटीमीटर होगा, और ये भी कितना होगा 5 सेंटीमीटर होगा। तो 5 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर कितना होगा, तब ना 10 सेंटीमीटर होगा, यानी आधा अगर निकालना चाहिएगा तो ये हो जाएगा 5 सेंटीमीटर और ये होगा 5 सेंटीमीटर। इसी प्रकार से ये देखिए BC के जो मान है दोस्तों वो आपको है 2A। 2A कैसे होगा,
तो यहाँ पर देखिए जब इसका भुजा का मान जब 2a है, इसका भी भुजा का मान 2a, तो इसका भी भुजा का मान 2a होगा, क्योंकि समबाहु त्रिभुज बोला है। और समबाहु त्रिभुज का मतलब होता है कि त्रिभुज के सभी भुजा आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं ना। तो BC के जो मान आपको दिया हुआ है वो 2a दिया हुआ है दोस्तों। तो आप क्या BC को इस प्रकार से लिख सकते हैं सेपरेट करके, यहाँ पर इसको नाम दे दीजिए D। तो क्या BC बराबर लिख सकते हैं, यानी BC के बराबर लिख सकते हैं BD प्लस DC या CD। कहीं ना कहीं BC जो बना होगा वो BD और DC ये दोनों के जोड़ने पर यानी योग करने पर ही BC बना है। तो BC के जो मान है 2a है, तो कहीं ना कहीं BD के मान a होगा, DC के मान a होगा, तब है ना a और a 2a हुआ। तो इसका मान a और इसका भी मान a, यानी इसका जो DC के मान होगा a और BD का मान कितना हो जाएगा a। अब देखिए दोस्तों इसका DC के मान a हो गया, AC के मान हो गया 2a, और आपसे पूछ रहा है AD यानी इस शीर्ष लंब की लंबाई। तो देखिए दोस्तों ये आपको त्रिभुज जो है उस समकोण त्रिभुज टाइप से लग रहा है। यहाँ पर तो परफेक्ट है कि 90 डिग्री बन रहा है, इधर भी 90 डिग्री बन रहा है ना। तो ये 90 डिग्री के सामने वाला क्या होते हैं दोस्तों, कर्ण होते हैं। क्या होते हैं, कर्ण। अब इसके जो सामने वाला यानी एंगल के सामने वाला ये होते हैं परपेंडिकुलर, वे क्या होते हैं, बेस यानी आधार। तो यहाँ पर एक फार्मूला लग रहा है दोस्तों कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर होगा। यानी कर्ण का स्क्वायर जो होता है, यानी कर्ण जो होता है वो लंब का स्क्वायर प्लस आधार का योग जो होता है, आधार स्क्वायर का योग जो होता है वो कर्ण स्क्वायर के बराबर होता है। तो कर्ण यानी AC का स्क्वायर होगा बराबर लंब, यानी अभी बताएं कि E एंगल के सामने वाला लंब होता है जिसको हम लोग बोल रहे हैं AD, यानी AD का स्क्वायर होगा प्लस आधार यानी ये देखिए DC या बोल सकते हैं CD। तो चलिए DC लिख देते हैं, DC का स्क्वायर। AC का स्क्वायर देखिए E आपको भुजा दिया हुआ है 2a, यानी 2a का स्क्वायर बराबर AD आपको दिया हुआ है, कुछ नहीं दिया हुआ है, छोड़ दीजिए, क्योंकि आपको यह मानिए पूछ रहा है, इसी के बारे में पूछ रहा है कि इसका शीर्ष लंब क्या होगा, प्लस DC जो है वो आपको देखिए A दिया हुआ है, यानी A है, A का स्क्वायर कर देंगे। अब देखिए 2a का स्क्वायर कितना होगा दोस्तों, 4a स्क्वायर हो जाएगा बराबर AD स्क्वायर प्लस A स्क्वायर। या अब देखिए आगे दोस्तों 4a स्क्वायर, ये देखिए A स्क्वायर प्लस में है, बराबर से जब इधर आएगा यानी लेफ्ट हैंड साइड आएगा तो माइनस में A स्क्वायर होगा और बराबर AD स्क्वायर होगा। तो आप अच्छा से AD स्क्वायर बराबर आप लिख सकते हैं 4a स्क्वायर में से a स्क्वायर घटेगा तो यहाँ पर एक छुपा हुआ है, यानी 4 में से एक घटेगा तो कितना बचेगा 3, और a स्क्वायर ही रहेगा। तो जब आप AD बराबर निकालिएगा तो रूट ओवर हो जाएगा 3a स्क्वायर। याद रखिएगा दोस्तों, ये देखिए स्क्वायर जो होता है वो बराबर से जब इस साइड आएगा तो रूट यानी स्क्वायर रूट चढ़ जाता है ना, तो रूट चढ़ गया। तो यहाँ पर देखिए रूट के अंदर जो भी कोई भी संख्या अगर डबल हो तो सिंगल आ जाता है, यानी बाहर एगो निकल जाता है, यानी लिख सकते हैं A√3, यानी AD के जो लंबाई है वो कितना है A√3, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं √3 × A, यानी रूट के बाहर A रहेगा ना। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 30 के राइट ऑप्शन जो होगा दोस्तों वो आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर A, √3a हो जाएगा। चलिए दोस्तों धन्यवाद, आज का क्लास बस इस क्वेश्चन तक ही समाप्त रहेगा। अगली वीडियो में मैं 30 के बाद यानी 31 से 40 क्वेश्चन का सॉल्यूशन अगले ही वीडियो में अपलोड कर दूंगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कमेंट एंड शेयर ज़रूर करिएगा दोस्तों, ताकि मेहनत जो है वो बरकरार रहे। अगर आप लोग सपोर्ट करिएगा तो काफ़ी अधिकतम मात्रा में मेहनत करेंगे और मेहनत का परिणाम आप लोग के ही जाएगा। चलिए थैंक्स, बेस्ट ऑफ लक दोस्तों।